कि अभी तो स्टार्ट है, ज्यादा अच्छा क्या लेना है, बट आई गेस स्टार्टिंग में ही अच्छा चाहिए Exactly, आपको, वो नहीं तो response- वो कभी साउंड बन ही नहीं पाएगी दिमाग में। एब्सोल्युटली, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्रम्स भी पढ़कर बजाए जा सकते हैं। कोई इक्विपमेंट नहीं है उनके पास टेक्नोलॉजिकली, नो SPD, no electronics, just the drum kit. So what is it about thick and thin sticks? I mean, is it something to do with the sound, the way they hit and react with the skin? Both. Drums West का हो गया, तबला हमारा इंडिया का हो गया. So what is it like performing maybe in a resto bar or maybe for a small audience, for a private audience, and then maybe playing in a big festival? Wonderful festival called Mumbai Drum Day. हमें थोड़ा सा वॉक थ्रू दीजिए पूरे मेपेक्स ब्रांड में क्या क्या ऑफरिंग है कस्टमर्स के लिए. ट्यून कर रहे थे अपनी किट्स को और Gino Banks was sitting with me and I was tuning my snare and he came to me and he said, let me try something. तो ब्लैक पैंथर का स्नैर था वो, ब्रास. उनकी बड़ी पर्सनल प्रेफरेंस होती है कि मेरे को फैब्रिक वाला चाहिए या मुझे रबर वाला चाहिए, तो उसके भी स्ट्राइक करने से डिफरेंट टोन आती है. आई गेस ऑल्सो योर टेक ऑन electronic drum kits versus acoustic, but especially for people who are starting out, what advice would you like to give to young musicians who are trying to enter अभी इंडस्ट्री में, चाहे म्यूजिक में जाना चाह रहे हैं या म्यूजिक प्रोडक्शन में जाना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंसेज में जाना चाह रहे हैं, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दीपित जैन. स्वागत है आपका मेकिंग सेंस विद दीपित के एक और पॉडकास्ट में. दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही अकॉम्प्लिश्ड प्रोफेशनल ड्रमर हैं, साथ ही बहुत ही अच्छे म्यूजिक प्रोग्रामर और प्रोड्यूसर हैं और एक ड्रम एजुकेटर हैं. इन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत 13 साल की उम्र में की थी और आज ये इंडस्ट्री के टॉप आर्टिस्ट्स जैसे कि कर्श काले, मिडीवियल पंडित्स और बेनी दयाल जैसे आर्टिस्ट के साथ बजा चुके हैं. साथ ही इन्होंने NH7 और जीरो फेस्टिवल जैसे टॉप के म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में अपने ड्रमिंग आर्ट को दिखाया है. दोस्तों, चलिए मिलकर स्वागत करते हैं मेपेक्स इंडिया के ब्रांड एंडोर्सी सुयश गैब्रियल का. कैसे सुयश, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में. थैंक यू. आपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. नहीं, अब म्यूजिशियन है तो मंडे में ऐसे कोई काम होता नहीं है. अच्छा, म्यूजिशियंस के लिए वीकेंड ज़्यादा हेक्टिक होता है. Exactly. है ना. तो सुयश, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एज अ म्यूजिशियन, एज अ ड्रमर, आपकी सबसे फॉन्ड मेमोरी क्या है? सबसे पहले आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कांटेक्ट में कब आए? मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे ऐसे गाने सुनाते थे. मैं एक्चुअली इंडिया में था नहीं उस टाइम को. मम्मी पापा मेरे PhD कर रहे थे बाहर, तो वहाँ पे म्यूज़िक was a way of connecting with my parents to a large degree, especially my father at that time. तो वो मुझे ऐसे गाने सुनाते रहते थे, बहुत अलग अलग जॉनरे के म्यूजिक सुनाते थे वो, फ्रॉम शुभा मुदगल टू वेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक. ओके. तो वो म्यूज़िक का इन्फ्लुएंस तो था ही मेरे साथ. और फिर when I was 10 years old, my father passed away and he had left me a little cassette. और उस कैसेट में वो उन्होंने रिकॉर्डिंग, अपने वॉइस भी रिकॉर्ड किया था बीच में. बर्थडे प्रेजेंट दिया था उन्होंने. तो मेरे जो सारे फेवरेट गाने थे जो उनके साथ सुनता था मैं, वो कैसेट में थे और साथ में वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी था उनका वॉइस का. ओके. तो वो कैसेट में बहुत सुनता था और धीरे धीरे पता नहीं क्यों, लेकिन जब टीवी पे VH1 वगैरह शुरू हुआ था तो वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले थे और पता नहीं ड्रमर्स बहुत कूल लगे थे मुझे उस टाइम पे. तो मैं मम्मी के साथ ऐसे रेस्टोरेंट्स पे जाता था. एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट होता था वहाँ मोएट्स घर के पास में, तो वहाँ जाते थे और वहाँ से मैं कभी कभी ऐसे जब कोई देख नहीं रहा था तो मैं चॉपस्टिक्स चोरी करके ले जाता था. ओके. मुझे चॉपस्टिक्स बहुत पसंद थे. जी जी जी. और धीरे धीरे, मतलब बहुत स्टीरियोटिपिकल सा स्टोरी है, लेकिन मैं धीरे धीरे चॉपस्टिक्स के साथ बजाने लग गया था और कुछ चीज़ें असेंबल करके ऐसे ठोकता था उनको म्यूज़िक के साथ सुनते सुनते. और मम्मी को पता चल गया था तो उनको अच्छा लगा कि थोड़ा इंक्लिनेशन है. और मैंने गिटार पे भी हाथ दिया इधर उधर, उसमें ज़्यादा पता नहीं, इट डिडंट स्टिक. और फिर फाइनली ड्रम किट मुझे अपना 13th बर्थडे पे मिला. ओके. और जैसे ही बजाना शुरू किया मैंने कभी बंद नहीं किया उसके बाद से. सो ड्रम में फिर आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग हुई है? यस, आई वाज सेल्फ टॉट फॉर अ ईयर और फिर उसके बाद आई फाउंड माई teacher in Mr. Manoj Maveli, who now has a big school in Gurgaon. Okay. Called Music Tech. Okay. तो उस टाइम पे उनके पास स्कूल नहीं था, वो प्राइवेटली पढ़ाते थे. Okay. तो वो बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में पढ़ के आए थे. Okay. और उनके पास गया था मैं. और
सो इन टर्म्स ऑफ ड्रम एजुकेशन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा शायद कि जैसे हम गिटार सीखते हैं या पियानो बजाते हैं, स्पेशली पियानो में लोग देखते हैं कि स्टाफ नोटेशन सामने रखी रहती है, तो ड्रम की भी वैसी ही लैंग्वेज है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे लोग उससे अवेयर नहीं है कि ड्रम्स भी पढ़कर बजाए जा सकते हैं। बिल्कुल, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, नॉट जस्ट टू, मतलब रीडिंग तो इट्स लाइक एनी लैंग्वेज, यू जी, फर्स्ट लर्न टू स्पीक द लैंग्वेज एंड देन यू लर्न टू रीड इट। जी तो ड्रम्स के साथ भी वही है कि मतलब जैसे ही फॉर्मली ट्रेंड हो जाते हैं लोग, देयर इज अ सर्टेन लैंग्वेज जो बाकी सारे म्यूजिशियंस भी जो फॉर्मली ट्रेंड होते हैं जी। वो वार्तालाप तो होती रहती हाँ है जी, उसमें। हाँ जी। और जैसे ही बजाने का लेवल आपका बढ़ता रहेगा, आपके जो शोज है वो बड़े हो जाएंगे थोड़े, जो लोग जिनके साथ बजा रहे हैं उनका लेवल भी बढ़ जाएगा साथ में, और जब टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे तो फिर अगर वो लैंग्वेज बैरियर है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट आप कोप अप नहीं कर पाओगे फिर। यस, एंड एक तो एक्सपीरियंस होती है कि मतलब ठीक है, मतलब इतने सारे लोग के साथ आप बजाते रहोगे तो उनसे तो लैंग्वेज सीख ही जाओगे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी दैट फ्लुएंसी इज नॉट देयर। जी जी That comes with a bit of formal training. So anyone who really wants to take music seriously, I highly recommend. whether it be any instrument or singing or anything. हाँ जी। Nothing should go without a bit of formal training. Formal training. Yeah, it's like So any. you need to know the language of that instrument. Absolutely, it's like anything, whether it's a corporate job or it's a sport or whatever. At the top level, everyone has had training from a professional who knows what they're talking about and who can teach you how to get to the next Exactly, level. So music is not different at all. So once you completed your formal training and you practiced for several years, then you started performing. Ji. And now tell us something about your collaborations, the artists that you have worked with, and how's the experience been? It's still going. काफ़ी मैं अभी भी वापस देखता हूँ तो कभी कभी लगता है कि बहुत टाइम हो गया, कभी कभी लगता है कि कोई टाइम अभी starting है हाँ बिल्कुल, और वो तो चलता रहेगा। आई थिंक लाइफ भर सीखते रहते हैं हम। हाँ जी। और मेरे लिए तो, और आई थिंक फॉर मोस्ट पीपल एक्चुअली माइलस्टोन्स होते हैं, लेकिन माइलस्टोन्स आर नेवर इनफ, यू ऑलवेज वांट समथिंग मोर। Exactly. तो for me as a performing artist, I started performing in school actually. My first professional show was when I was in class 12. और मतलब प्रोफेशनल मीन्स आई गॉट पेड फॉर इट। Okay. तो उस टाइम पे तो कॉम्पिटिशन्स ही चलते थे हाँ स्कूल जी, के, हाँ बट जी। मैं कॉम्पिटिशन्स उस टाइम को ज़्यादा बजाता नहीं था। मुझे कॉलेज के दो लड़के ने फ़ोन किया था एक बार कि आपके मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो वो वीडियो देख के उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और कह रहे थे कि हमारा एक बैंड है और एक कॉलेज का कॉम्पिटिशन है IP यूनिवर्सिटी में, और उसके लिए हम ड्रमर ढूंढ रहे हैं, आप आके So you were called to play for someone like a session musician. Yes, I like a basically. session musician Okay. basically, and I went, and that was the first band I was ever playing with, and I was very nervous because I was meeting them for the first time. Metro station में कोई college का लड़का मिल रहा था, Exactly. but बजाया जैम पैड में, उनको बहुत पसंद आया, फिर उन्होंने बोला बैंड ही ज्वाइन कर लो आप। So that was the first band technically that I joined, but I remember we only played 3 shows as a band. Okay. But all 3 shows the feedback I got was, यार बजाते इतने सही हो लेकिन आपका शक्ल एकदम मतलब स्टोन फेस्ड, आप हिलते ही नहीं हो, बस ऐसे बजा रहे हो। Then that's when I realized कि as a drummer you're anyway behind like a this wall. Exactly. People can't really connect with you. उसके ऊपर से अगर हिल भी नहीं रहे हो, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, तो you ऑडियंस kind से of get- कनेक्ट नहीं बनता है। yeah, you fade into the background a little Exactly, bit, and you can still play incredibly well, but there needs to be some level of performative. I enjoy a certain level of performative showmanship. I like to enjoy myself on stage, and that's when I realized कि ठीक है, मतलब parts तो हो जाएंगे, बजा पा रहा हूँ, थोड़ा मजे भी लेता हूँ साथ में। बिल्कुल। So you need to have that X factor to enable the audience to relate to you and notice you on stage. 100% not just the audience, लेकिन जो साथ में बजा रहे हैं, वो Exactly. अगर आपको मुड़ के देखे या कहीं कुछ इंटरेक्शन gestures हो आपस में। Exactly. कुछ तो चाहिए होता है ना, स्टेज पे एनर्जी लाने के लिए, चाहे वो किसी भी टाइप का म्यूजिक हो, there's a certain kind of latent energy anyway as a performing Exactly. artist. तो वो Exactly. हाँ, that's when I started changing a little. Okay. My So approach what is it like, say you are performing, you're doing so many shows. So what is it like performing maybe in a restaurant bar or maybe for a small audience, for a private audience, and then maybe playing in a big festival? So what is the difference? Is the atmosphere difference, or you have to
प्ले समथिंग डिफरेंटली, या आपको कुछ इक्विपमेंट अलग चाहिए होता है? क्या फ़र्क आता है उसमें? Great question for a drummer, especially because for us, it's a little more complex. I'll tackle the energy aspect of it first and then the equipment Exactly. aspect of it. So the energy aspect is, like you said, it can be very different, but it can be very similar as well. Playing in front of a live audience at a festival or at on a big stage. Big venue basically. A big venue is electric and can be incredible, especially if you're playing to a big audience. But if you're playing like an opening slot at a festival, तो वहाँ पे तो अगर बजा रहे हो इतना बड़ा स्टेज पे, लेकिन है ज़्यादा लोग नहीं 15 बैठे लोग, हैं। हाँ। तो अगर वो 15 लोग भी बहुत enthusiastically देख रहे हैं, Exactly. तब भी थोड़ा सा एनर्जी कम हो सकता है, क्योंकि the connection is there's a little bit of a buffer because you Exactly. can't see, but you play to 15 people at a restaurant and those people are really into what you're playing. Exactly. They're directly looking into your eyes basically. Absolutely, it completely changes, and I think it depends on the type of gig that you're playing. Matlab, I as an artist now have reached a point and I've made certain decisions जिससे मैं gigs को turn down कर सकता हूँ. Okay. तो एक टाइम पे मतलब कोविड के बाद स्पेशली आई थिंक मैनी म्यूजिशियंस वर स्ट्रगलिंग. थैंकफुली टचवुड आई वाज वन ऑफ दोज म्यूजिशियंस हु हैड वर्क ड्यूरिंग कोविड. आई हैड अ लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग वर्क, मुझे स्टूडेंट्स भी मिल रहे थे, और कोविड के टाइम पे तो खुल गया था सारे बॉर्डर्स, तो मैटर नहीं कर रहे थे, तो हर जगह से आ रहे थे. फिजिकल वाज नॉट a necessity anymore, physical classes. But a lot of musicians struggled, and then right out of COVID, the only real shows that were happening were weddings and corporate gigs. Exactly. तो उस टाइम को मतलब सब खा रहे थे, जितने भी गिग्स आ रहे थे, खा जाओ पैसे कमाओ. बट उसमें मुझे तो कभी भी उन शोज में मजे नहीं आए. मतलब कभी कभी वन ऑफ to make some money and to have a good time playing some covers is fun. But I have personally stepped away from it because because of the reason that I stated earlier, which is I need that electricity. And as a performing artist, जब मैं 13 साल का था, जब मैंने शुरू किया था, तो मेरा ड्रीम अलग था. मुझे अपना म्यूजिक बजाना था. Okay. To people who are there to listen to my music, or a new audience that's excited by my music. मुझे ये constant Bollywood covers, किसी to get away from the stereotypes basically. Absolutely. And no hate at all to anyone who does it, because I think those people No, to each his own, you know. Absolutely. Someone might like something, someone might like exactly something. I think everyone has the right to pursue whatever journey they want. Exactly. For me, that's just not where I saw myself as a musician. I still enjoy doing them once in a while, but it's not my bread and butter. So mainly you are kind of, if I may say, focusing, or maybe you're liking playing big festivals. I like playing. No, it's not just big festivals. I also enjoy playing all the bars and the pubs, but I enjoy playing music that's my own, or music that I enjoy playing. Exactly. So with an artist who I respect and I enjoy playing with. तो वो choice की बात है, और वो I think हर सबका जर्नी अलग होता है. बिल्कुल. And we were talking about this earlier before the podcast also, लेकिन वही multiple hats की बात हो रही थी. तो कई लोग के पास तो ऑप्शन ही नहीं है, उनको तो बजाना ही होता है, यही बजाना होता है. Whatever they are getting, they have to play. Exactly. वो circumstance की बात है कि they were born and brought up a certain way, तो और opportunities have presented them a certain way कि वहीं से पैसे आ रहे हैं, या उनको वहाँ से बहुत सक्सेस मिल रहा है, तो वो करते रहेंगे. I have made certain decisions जिससे मुझे बहुत सारे avenues से कुछ revenue streams आते हैं. It's not all purely music. I do teach, I do compose, I do produce, I do play live, but I also do a bit of consulting work on the side, which is US based. So I do communications consultancy for and it's work I love. It's non-profits in the US. So I'm doing something that I really enjoy doing, still making some money on the side. But not everyone has that same opportunity. Not everyone has the same education paths to be. So to each their own. I think it is very important though that musicians should diversify their portfolio and be skilled in a variety of places. So if we talk from an equipment point of view, see, drums, what I perceive as an instrument is very tough in terms of the equipment part. You know, playing तो आप master कर लोगे practice से, with the help of a good teacher, थोड़ी आपकी किस्मत होती है. बिल्कुल. But ultimately आपको drums इकट्ठे भी करने पड़ेंगे, carry भी करने पड़ेंगे, आपको
4 तरीके के स्नेयर्स भी चाहिए, आपको सिंबल्स चाहिए, आपको अलग अलग शेल्स चाहिए, स्किन्स चाहिए. बिल्कुल. सो आप लोग कैसे करते हो? मतलब इज इट लाइक wherever you get a show, you are actually carrying all the things, या you get it from the sound rental guys? How does it work? So actually, when in India is very different from when you're playing abroad. Okay. Because in India, there is a good infrastructure for sound vendors. But abroad, there is a very, I'd say you do have vendors, but the culture is such that people usually play On their own instruments. on their own instruments. Yeah, like tour buses and touring essentially means taking your own stuff. One of the factors might also be West में कि भाई बहुत expensive हो जाता होगा hire करना. बिल्कुल. Because there you know hiring a service or hiring a technician or something is very expensive. It is. So that also might be a factor कि musicians prefer करते हैं कि हम अपना ही instrument लेकर tour कर लें. बिल्कुल. एंड यूएस में खासकर एक्चुअली यूरोप में भी बहुत सारे लोग जो टूर करते हैं वहाँ पे वो टूर बस रेंट करते हैं, उसमें सारा सामान ठूस So के the चलते हैं actually the drummers are carrying their entire kit with them. Yeah. The cymbals, stands, everything. Yeah. Okay. And I mean, once you reach a certain level, then for sure. I mean, if you're in India and you're touring abroad, then you have reached that level to a certain degree. But the first time I toured abroad was with one of my own bands, and that was an experience because we played all these clubs, like you were saying, and वहाँ पे तो थे in-house kits थे, और we were talking about this. I was supposed to go back to the live perspective, but playing those kits as a drummer is very difficult because sometimes you're playing on a kit you're completely in fact most of the time you're playing on a kit that you're very unfamiliar with. That's what I was coming to, because अब गिटारिस्ट के लिए तो बड़ा सिंपल है, गिटारिस्ट तो अपना गिटार लेकर चल देगा, एंड यू नो सिंगर के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यू नो, एंड देन सेम होल्ड्स ट्रू फॉर मे बी अ फ्लूट प्लेयर और समवन. बट ड्रमर के लिए हर बार नई किट पर बजाना, आई मीन यू आर नॉट अकस्टम्ड टू द पोजिशनिंग एंड द डायमीटर, द शेल साइज. So it must be really tough on the drummer. 100%, and the venue also makes a difference. To go back to your previous question, also it links the two. But even if I'm playing in a venue that's this size, say, I can't play the way I'd play at a festival. Exactly. Because the dynamics completely change. Exactly. मुझे अपना पूरा अप्रोच चेंज करना होता है. कभी कभी वो सिंबल ब्लीड इतना ज्यादा हो जाता है वोकलिस्ट के माइक में. Exactly. या ऑडियंस मतलब सिर्फ ड्रम सुन रहे हैं, फिर उनको कहाँ मजे आ रहे हैं. So to put it this way, drummer जो होता है probably सबसे ज़्यादा एक तरीके से आप कह लो मैनेज करता है जो उसको मिलता है, because most of the times you are getting a kit you have not even touched before the show. Absolutely, and it's an expensive instrument. Exactly. If you don't have the right support after a certain point, it becomes a very expensive instrument to maintain, because the more you play, the more you're going to break stuff, and you're going to need replacements. So इंडिया में जैसे आप लोग करते हो shows, तो यहाँ पर normally क्या carry करते हो? क्योंकि normally sound vendors kits तो दे देते हैं. जी. Maybe someone is giving you a Pearl or a Mapex or Tama, whatever. So you are generally carrying your sticks and cymbals, or you carry something else as well? So because I'm an endorsee both for my sticks and my cymbals, I prefer carrying those because मैंने तो सालों के लिए बजाया वो same cymbals. और मैं चुन के मतलब वेयर हाउस जाके एक एक सिंबल को मार के मैंने चुन लिया है. वो साउंड मेरा टेलर मेड साउंड है, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वही लेके जाऊँ. और कभी कभी वेंडर्स के पास वो एग्जैक्ट ब्रांड नहीं होता है, वो इट्स अ वेंडर थिंग, वो तो उनका चॉइस है जो उनको प्रोवाइड करना है. बट मैं सिंबल्स अपने ले जाता हूँ. स्टिक्स भी मेरे प्रोमार्क के हैं. आई प्ले प्रोमार्क स्टिक्स, एंडोर्स प्रोमार्क, सो आई टेक माई स्टिक्स वेयरएवर आई गो. और वो मेरा साइज का भी, वो एवरी ड्रमर हैज देयर ओन थिंग. आई प्ले विद वेरी थिक स्टिक्स, तो मैं उनको ले जाता हूँ. So what is it about thick and thin sticks? I mean, is it something to do with the sound, the way they hit and react with the skin, or is it a comfort factor for the drummer? Both. I think it's both. Okay. I think when you play with for example, sticks have different tips. You Tips होती हैं, barrel tip होती है, round tip होती है, nylon tip होती है. Yeah, exactly. They all have different kinds of warmth, different kinds of attack that comes from them. They're all subtle differences, but you can really tell. Like a sound engineer will be able to tell. Exactly. It also depends on how you mic. So you have to change it according to maybe the genre also. कि आप jazz बजा रहे हो, या आप rock बजा रहे हो, या आप funk बजा रहे हो. Great question. For example, if I'm playing at a small club and I'm playing a jazz show, playing with 2B sticks is probably not the greatest idea unless you have great control. Like if you've done all your practice with thick sticks and you're used to playing मतलब थोड़ा कम dynamics के साथ बजा के, तो फिर कोई सीन ही नहीं है. But
most people prefer playing soft jazz gigs with lighter sticks because that you just get little more freedom to move a little quicker and maneuver the basically. scale. Yeah. So मैं रखता हूँ. I don't play with sevens ever. I have a bunch of twos which I play with, so 2Bs, Pro Mark 2Bs, and then I have fives. And for the lighter shows, I like to pick out the fives sometimes, but my comfort zone is two. So even if I'm playing a small venue, कभी-कभी twos के साथ भी बजा लेता हूँ. Most of the time, in fact, twos है. Okay. अगर मन करे तो fives. Okay. So one very interesting question is coming to my mind कि जैसे अब drums is a percussion instrument, tabla is also a hand percussion instrument. Drums west का हो गया, तबला हमारा इंडिया का हो गया. So tabla over the years has quite a been, मतलब वो अब establish हो रहा है धीरे धीरे as a solo instrument also. Initially तो सिर्फ accompanying होता था, but due to the efforts of several great tabla players, अभी as a solo instrument भी establish हो रहा है. So do you see कि drums भी कभी आने वाले time में as a solo instrument भी recognize होगा? Because अभी आजकल तो drums mostly, we have seen 90% of the times it is an accompanying instrument, a part of an act or a band or a trio, duo, whatever. But do you see it coming forward as a solo instrument in the future? Again, great question. Yes, because I don't know if too many people have seen these guys, but there are drummers who are doing this right now. Exactly what you're talking about. 3-4 drummers है जो अपने आप ही बजाते हैं और वो टेक्नोलॉजी के वजह से अब SPD SX भी आ गया. Looping हो गई, samples हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई. Exactly. So all the equipment that say a solo guitar player would have or a vocalist had, even they have bands backing them up most of the times, like Steve Vai, who's a really famous guitar player, or Joe Satriani, whatever. But you have drummers who are leading bands and they have their own bands who've come with them. So that's one part of it, कि अपने म्यूजिक बजा रहे हैं वो लोग. But वो खुद भी स्टेज पे अकेले बैठ के भी बहुत प्यारा पूरा सोलो परफॉर्मेंस दे सकते हैं. एक ड्रमर है डेव डिसेंजो, जिसका जो मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है. लेकिन उनका एक मॉडर्न ड्रम डे पे एक परफॉर्मेंस है, 10-15 मिनट आई थिंक ऑलमोस्ट उनका एक सोलो चल रहा है. कोई इक्विपमेंट नहीं उनके पास टेक्नोलॉजिकली, नो SPD, नो इलेक्ट्रॉनिक्स, जस्ट द ड्रम किट, और इलेक्ट्रीफाइंग है एकदम. क्योंकि अगर हम कोशिश करें तो डेफिनेटली ड्रम एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट बहुत एंटाइसिंग होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है. एंड क्योंकि अब जैसे मेरे को याद है रिसेंटली लास्ट ईयर वी वर एट अ लॉन्च इवेंट ऑफ अ टामा ड्रम सेट and Ranjit Barrett was there. Yes. Not this one, last year. Okay, last and year. Ranjit Barrett was there and he played on this new Tama drum kit for about 30-40 minutes. And किसी को कुछ मतलब distraction नहीं हुआ. So everyone was like so involved in his performance. So that proves कि drum solo instrument की तरह भी use हो सकता है. बिल्कुल. और it is a very musical instrument. Exactly. बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा ड्रम में ट्यूनिंग नहीं होती है. हाँ, ट्यूनिंग नहीं होती है, बहुत नॉइजी है, ये क्यों इतना जोर से क्यों मार रहा है, बट इट्स नॉट. इफ यू उसके अपने डायनामिक्स हैं. हाँ, एंड this is exactly why I think formal training is very important to a certain degree, and also experience playing, because after a point ये ठोक के बजा के किसी को मजे नहीं आते सुनने में ना बजाने में. It's more about getting as much of the musicality out of the drum kit as you can. और जितना ट्रेनिंग करते रहोगे, especially soloing on any instrument, but especially the drums, when you get more involved in practicing just playing solo, there's only so much you can do on the hi-hat, kick and snare. Yes. After a point and even then there's just those 3 instruments you can extract so much musicality from it. Like Nate Smith. Yeah. If any drummers are watching, then Nate Smith is someone who's playing only with those 3 things. Okay. और वो उन तीनों चीज़ों को मतलब एकदम squeeze करके सारा जितना भी musicality निकाल सकते हैं उसी में से हो जाता है. And it's beautiful because that's just experience. And that's just someone who's playing from the heart. And I feel like that's really important. As a musician, especially as a drummer, you can make the drum sound like the most musical thing in the world. It's just about the approach and about how much you're willing to explore it and how much you're willing to put yourself into it. Exactly. वरना वो beats तो बजाते रहेंगे life में. Exactly. Everyone has their own voice. In fact, अभी I played this wonderful festival called Mumbai Drum Day, जिसमें बहुत सारे drummers आए थे. Okay. Incredible drummers. Trilok Gurtuji played. And I
played with a friend of mine, Jivraj Singh, Kolkata-based drummer hai. Okay. So he played exactly what you said. He played a set for 15 minutes, no distractions, no tracks, nothing. It's just him. और उसके पास पता नहीं क्या पेपर कागज था, वो कागज माइक में फाड़ रहा था, लेकिन जिस एंगल से फाड़ रहा था कभी कभी अलग साउंड आ रहा था. वो टाइल्स रखे हुए थे उसके all the पास. special effects were there. He had, but all organic. Yeah, Nothing, the only electronic thing he had was a looper, and I think he had one of those MIDI controllers. That's Exactly. it. Otherwise, he had tiles, वो अलग ट्यून किया हुआ था, तो मैलेट्स के साथ टाइल्स पे बजा रहा था, वो जिस एंगल पे बजा रहा था वो भी बहुत प्यारा था. फिर वो ड्रम किट पे जब आए, वहाँ पे भी शेकर्स के साथ, it's just a different approach, and Exactly. he stood out, you know, because there was so much being said with so little. Yes. And you can do we a lot. definitely hope कि future में drums come to the front, you know, rather than just being an accompanying instrument, and और ज़्यादा solo performances देखने को मिले. तो ज़्यादा लोग inspire होंगे professional training करने के लिए भी, formal training, because without formal training again वही बात आ जाती है कि आप जब तक लैंग्वेज नहीं पता होगी तो आप पूरा उसका जूस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. बिल्कुल. और इनफैक्ट इंडिया में रह के वो लैंग्वेज और भी कॉम्पाउंड हो जाता है, बिकॉज इन इंडिया लाइक यू सेड तबला प्लेयर्स, ढोलक प्लेयर्स, हाँ जी, they all speak a different language. Exactly, Assam players, exactly. you have Hindustani classical, you have Carnatic classical. Exactly. उसके अंदर इतना सारा vocabulary है. And I play with a band called Anirudh Verma Collective. I went on tour to the US with them. Okay. And over there, one of the biggest appeals was the fact that the Western instruments were married to the Indian instruments in such a beautiful way, because the way we compose is that we give each other a lot of space, but we're also speaking the same language and trading languages. So अगर मैं Western instrument बजाता हूँ, या guitarist या bass player जो है वो, there's a Western influence there, but you also have a sitar player, you have a sarod player, you have a tabla player. So they complement each other. They complement each other, but in moments we marry it. Exactly. So I have to learn certain tihais or certain chakradhars, or I have to figure out how to make my instrument musically complement yes, theirs, and they have to instruments. figure out how to make. So if we're playing a ballad, उसमें तबला थोड़ी ना घुसा देंगे फालतू में. लेकिन वहाँ पे भी कभी कभी स्पेस आ जाती है कि अब how do you approach the tabla in a way which is not traditional tabla, but to complement the ballad to make it sound right. So it's beautiful. The world of music is beautiful. There are so many different ways that you can marry different styles and different instruments to make it sound unique. And I think that's awesome. Now, you being a Mapex endorsee, and Mapex being a fantastic brand, right from, the entry-level drum kits up till the professional drum kits. तो हमें थोड़ा सा वॉक थ्रू दीजिए पूरे Mapex ब्रांड में क्या क्या ऑफरिंग है कस्टमर्स के लिए. Everything you can possibly ask for, especially if you're someone looking for a drum kit that is going to last you for a long time. मेरे ख्याल से Mapex से better है नहीं अभी कुछ मार्केट में. Any specific reason for that? Yes, because जब मैं अगेन बचपन में जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास बहुत अलग अलग टाइप का इक्विपमेंट था इधर उधर. मैंने मतलब थोड़ा वो फ्रैंकनस्टाइन का किट बनाया था. एक I had some, there was a company called DB. I had a DB drum kit for a bit, and then I had some हार्डवेयर फ्रॉम हियर एंड देयर. और बीच बीच में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के हार्डवेयर लिया था मैंने. आई हैड अ बेसिक्स स्टैंड, आई रिमेंबर आई हैड वन DW स्टैंड, पता नहीं अलग अलग कुछ भी था. बट आई रिमेंबर माई फ्रेंड हैड अ Mapex डबल पेडल उस टाइम. अब मुझे एग्जैक्ट मॉडल याद नहीं है, लेकिन दिस इज इन 2009-8 ओके ऐसे कुछ. बट उनके पास एक Mapex डबल पेडल था और वो कभी कभी स्कूल लेके आते थे, और जब मैं वो बजाता था तो उसका अलग ही, It was a different class altogether. Different class, and the durability of it is incredible, because there was a certain just way of that they had built it which was amazing. And I remember उसके बाद तो I played, but the first Mapex kit I ever played at that time was I think a Mapex Mars kit. मुझे याद नहीं आ रहा अब कौन सा था, बट उसमें भी वो भी दोस्त का घर पे था, और वो भी बजा के मुझे बहुत ही, there was a certain tone to it, like even it was an entry level kid. Obviously he was a batchmate of mine, so we were both very young, और हमारे पास चीपी, अभी उस टाइम को तो सस्ते किट्स थे. तो फिर वो बजाने के बाद भी मुझे वो पर्सपेक्टिव में आ गया था कि मे बी देयर इज अ सर्टेन way that my playing can improve even by having slightly better equipment, because Exactly. you can play on really bad equipment and become really good, but there's a certain tone that you get from good equipment which makes you feel like the drum
can be more musical. Exactly. Because then you can explore कि अच्छा ये head डाल के ये थोड़ा tone extract हो रहा है. Change कर सकते हो आप हाँ, and there's a certain limitation to the tonal range in cheap kits. Walk us through the lineup of the Mapex drum sets. भाई साहब ये तो unfortunately I will not be able to give you because I don't have my portfolio, because this is the stuff that keeps changing all the time. Okay. Like model numbers and stuff. I'm not a gearhead. I'll put it out right there. As a drummer, Okay. there used to be a time when I used to nerd out on gear, but वो slowly पता नहीं क्यों fade हो गया था. For me, it became more about the fact that what I have, I want to do my best with. Chalo, I'll throw another question at you, which might be little contradictory also. Please. Why don't we see Mapex on big tech riders? Because we see all the other brands, but is it like कि लोगों को लगता है कि Mapex मिलता नहीं है, या ऐसा लगता है कि Mapex की वो क्वालिटी नहीं है हायर एंड में? क्या रीजन है आपकी वजह से? I think it's again one of those things कि I don't think it's about a higher end problem at all. I think Mapex is actually slowly making its way into vendors into their vision now, because for a very long time I think Pearl and maybe Tama to a certain degree were quite dominant. Mainly Pearl. Yeah, mainly Pearl, and I think that was also because back then, मतलब मुझे जितना याद है वो 2014-15 में तो सब उस टाइम को most music stores you'd see high-end Pearl kits. Exactly. Especially the Masters, I think, was one of those kits that was just dominant, and it's a great kit. Like the Pearl Masters, Pearl Reference, those are really good kits. But then I think at that time, in comparison to say like a Mapex Saturn, the Pearl just seemed like Pearl Master seemed like a slightly more affordable option. So most vendors went for it. It was durable. It was great. But now you have something like a deal breaker, in my opinion, in the market now, which is the Mapex Armory. And I think that kit is an absolute beast. It's kind of वो sweet spot वाली range में है. बहुत ज़्यादा expensive भी नहीं है. And quality is fabulous. Quality is incredible. The hardware, the shells, that kit has been my go-to kit for all recordings. और जो tones मैंने निकाले हैं उस kit से, वो किसी भी kit से नहीं आए. तो जैसे आपने shells की बात करी, तो एक entry level kit में से suppose we say Comet, then we come to Venus, then उसके ऊपर Armory है, Mars है, जो भी models हैं Mapex में, shells में फ़र्क होता है या hardware में फ़र्क होता है? Primary difference क्या होता है सब में? वो plies में फर्क पड़ता है कभी. Even in the wood that is used to the wood make that's made, you can have birch, you can have the mahogany. There are so many different, and each wood will have its own characteristic. Okay. Each head, in fact, will have its own characteristic with that wood and will interact differently. Like we spoke about earlier, even the way you hit it, the stick that you're using, all of it will have the bearing edge will have a certain difference, and every kit will have its own character. Sometimes even the higher end kits, like the highest end kits, may not sound as beautiful as a slightly lower end kits just tuned a certain way. Okay. वो हर drummer पे depend करता है. Because हमने देखा है हमारे store पर drummers regularly आते हैं, and if someone is wanting to buy even a beater, replacement beater लेते हैं, so उनकी बड़ी personal preference होती है कि मेरे को fabric वाला चाहिए या मुझे rubber वाला चाहिए, तो उसके भी स्ट्राइक करने से डिफरेंट टोन आती है. आई गेस बिल्कुल टोन अलग आती है, फील भी अलग आती है, क्योंकि वो रिबाउंड का जो आपको मिलता है. बट फॉर मी, फॉर एग्जांपल, if there are two kits that I'm absolutely in love with in the Mapex lineup, 3 actually. The Saturn is like unbelievable as well, but I've played the Saturn only I think a couple of times in my relationship with Mapex. But Black Panthers and Armories are the two kits that have been my go-to, and technically the Black Panther is slightly higher in terms of range wise, right? Yeah. But the Armory is still my go-to, purely because there's just it's an individual preference. The Black Panther is incredible as a kit, and I would recommend it to anyone who wants to go for a really high-end Mapex kit. But in my opinion, the first kit I got from Mapex was an Armory, और अभी तक मुझे सबसे बढ़िया tones जिसमें मुझे और बजाने में भी जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है वो एक Armory kit. So there is this thing about Mapex snares also I have seen ना. आप कोई भी kit बजा रहे हो, but every sound vendor or every artist will eventually have one Mapex snare with them. So what is so special about these Mapex snares? The Black Panther snares and the Armory snares, I feel are two. They're just, the range is amazing. Okay. और वो just the manufacturing of it is so detailed.
the tone that you can extract from them is amazing, and just the way, in fact मैं अभी जो ड्रम डे के बारे में बता रहा था, ड्रम डे पे बैठे थे हम, ट्यून कर रहे थे अपनी किट्स को, और Gino Banks was sitting with me and I was tuning my snare and he came to me and he said let me try something. तो Black Panther का snare था वो brass, तो उल्टा करके बस थोड़ा सा जो उसका क्या कहते हैं the snare wires, थोड़ा सा उसको हमने टाइट किया, Okay. और उल्टा किया, जरा सा टाइट किया उसको, उल्टा किया, and the snare sounded like a different snare. Okay. It's just the sheer range that you can extract from that instrument is amazing. And I think as far as drummers go, अगर किसी चीज़ पे nerd out करना है तो snares है, because दुनिया भर बहुत प्यारे snares मिलते हैं, whether it's Mapex is one of the most amazing, like I It's think one of the very sought after snares I've seen. Yeah. exactly, and especially the Black Panther जितने range. individual snares शायद Mapex के हम लोग भी बेचते हैं, उतना दूसरे brands में नहीं बेचते हैं. बिल्कुल. तो Mapex has some of the most incredible snares. I think Ludwig also makes some beautiful snares. Yes. DW has some great snares. So there are many. Gretsch is another very good Gretsch brand, has- but Gretch unfortunately India में अभी drum kits आती नहीं है. Even DW has a हाँ, smaller presence. exactly, And I think that was the same issue that happened back in 2015 when Yes. all vendors, when that boom was happening, music का boom जब हो रहा था live music का, Yes. उस time में Mapex was a smaller player. Yeah. Now Mapex is the Very player, big, one very of the big, players. yes. Yeah. And it's the best kit you can go for, in my opinion, in the market. Yeah. Also, your take on electronic drum kits versus acoustic. You know, especially for, I'm not talking about live shows, but especially for people who are starting out. So maybe, you know, if someone has a budget of say 40-45K, जिसमें कि एक अच्छी acoustic drum kit भी आ सकती है and एक अच्छी electronic drum kit भी आ सकती है, what would you suggest? You know, because nowadays all of mostly people are living in flats and apartments and हाँ जी, हाँ जी. इतनी space नहीं होती, शोर मचता है. So what would you suggest कि actually कोई electronic drum kit पर अच्छे से सीख सकता है या it's just a waste of money? It's not a waste of money. Okay. अगर limitation है अपार्टमेंट में रह रहे हो और बिल्कुल भी नॉइज का मतलब नेबर्स बहुत ही सड़े डिस्टर्ब नहीं करना है आपने. हाँ, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट्स, अ गुड इलेक्ट्रॉनिक ड्रम किट इज़ अ ग्रेट आइडिया, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे तो नहीं लगता कि 40,000 में उस लेवल का वैसे वाली तो नहीं आएगी, क्योंकि ड्रम्स ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर चीज़, एक बज स्ट्रोक बजाने में अगर ज़रा सा भी टैप करो तो जो रिस्पॉन्स मिलता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो द सेंसर्स हैव टू बी सच दैट यू कैन गेट दैट फील, और especially for beginning musicians, drummers who are starting, to understand the way. Normally लोगों को ये notion होती है कि अभी तो start है, ज़्यादा अच्छा क्या लेना है, but I guess starting में ही अच्छा चाहिए Exactly, आपको. नहीं तो वो कभी sound बन ही नहीं पाएगी दिमाग में. Absolutely, वो बहुत important होता है. Sound, understanding how an instrument sounds, what the tone is of that instrument, how to strike it, where to strike it. वो electronic drum kits से बहुत कम मिलता है entry range पे. You have to go for your high-end Roland kits or your Yamahas to really get that. Exactly. However, a cheap drum kit now, along with now, अब तो इतने सारे players है इस technology में, लेकिन silent heads आ गए हैं. You can get Evans silent heads, Yes, you can yes, get Remo silent heads, you can get. So that even is Meinl also a good option. Yeah, silent cymbals. Meinl is making silent cymbals. Zildjian has silent cymbals. Those are, in fact, in my opinion, much better options, because you can put silent heads on an actual drum kit. Actually, the feel is same. Relatively. थोड़ा अलग होता है, but I've been doing that. I have two setups. I have a home studio where I've soundproofed everything. वहाँ पे mics वगैरह सब लगे हुए हैं. Okay. Mic, sound card and interface and whatnot. वो सब है. तो वहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ. वो बहुत हार्ड वर्क करके मैंने कंस्ट्रक्ट किया था. लेकिन जब मैं अपने पार्टनर के साथ अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था, तो वो पूरा लेके कोई फ़ायदा नहीं था. तो जहाँ पे वो बना हुआ है, वो नॉर्थ कैंपस में बना हुआ है. Okay. वहाँ पे मैं जाता हूँ रिकॉर्डिंग्स के लिए, या जब मुझे कोई बहुत बड़ा शो के लिए प्रैक्टिस करना है. समटाइम्स आई मेक अ ट्रिप. ऑल माई रेगुलर प्रैक्टिस इज एट होम ऑन अ स्मॉल जैज किट. Okay. I have Evans sound off. I think they're called sound offs. This thing, silent heads. Yeah. And I have a pair of. I have one ride, silent ride. Okay. Silent hats. Okay. All my practice is on that, and I think That's good enough. It's more than fine. मतलब अगर और भी ज़्यादा, अगर 9th फ्लोर में रह रहे हो, नीचे और भी ज़्यादा सर्वे नेबर्स है, तो बस एक थोड़ा प्लेटफॉर्म बना के राइजर बना सकते हैं. एक छोटा सा राइजर बस लकड़ी का बना दो. वो it's more than. And what is the scene with the different sizes of the toms? जैसे नॉर्मली हमने देखा है, स्पेशली मतलब एक मैं एंट्री लेवल म्यूजिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कोई ड्रम किट लेने आता है तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कस्टमर्स करते हैं
वो ये करते हैं कि एक तो 10 और 12 इंचेस का साइज होता है टॉम्स का, और एक होता है 12 और 13 इंचेस का. हाँ. सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इन द प्लेइंग? व्हाट शुड अ बिगिनर गो फॉर? I don't think it makes a difference. It doesn't make any जो- difference. हाँ, बिगनर वो तो जो है तुम्हारे पास वो उसको बजाओ, और उसमें जितने भी टोन्स निकाल सकते हो निकालो, और एक्सप्लोर करते रहो. और अगर कभी ज़रूरत पड़े कि अच्छा नाउ आई रियली वांट दैट रियली स्मॉल एक ऐड ऑन कर सकते हो आप. you can add a 10 inch, or if you have a 10 inch and a 12 inch and you've started with that, then extract as much as you can from there. And if you want a deeper tone from a tom, then go for another tom. But entry level pe Because we've seen in especially in live shows, people are even keeping 2 floor toms. yeah, 2 floor toms is fun. Yeah, I mean it gives you that extra punch. अब Yeah. तो वो किक ड्रम भी आ गया है. हाँ, हैंड किक ड्रम जो साइड में लगाते हैं बहुत सारे लोग. कभी कभी फ्लोर टॉम इस साइड पे और इस साइड पे दोनों तरफ होता है. it's a preference, it's an individual preference, और सब में मजे हैं. It just depends on how you like to play. Okay. मेरा तो इनिशियली अब मैं 2 टॉम्स लगा के बजाता हूँ. एक फ्लोर टॉम, कभी 2 फ्लोर टॉम्स होते हैं, बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ माई करियर इट्स बीन स्नेयर, 1 टॉम, 1 फ्लोर टॉम, Okay. एंड अ लॉट ऑफ नाइस सिंगल्स. So you being a drummer, professional one, performing, and also you are doing studio work, doing composition. So how important is it कि दोनों aspects को आप आज साथ में लेकर चलो? Because as a aspiring musician, if you want to tell someone, is it really important कि दोनों aspects में आपको develop करना है, या खाली live करके या खाली studio का काम करके enough है आजकल musician के लिए? कंपोजिंग एंड लाइव, हाँ, exactly. वही है, जर्नी सबका अलग ही होता है. कई लोग लाइव से ही कर लेते हैं अपने करियर को फुलफिल. No, in terms what I mean to ask is कि एक लाइव परफॉर्मिंग म्यूजिशियन है, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में अगर पता है कि कैसे मिक्सर वर्क करता है, क्या फ्रीक्वेंसीज होती हैं, माइकिंग टेक्निक्स क्या है, तो उससे हेल्प मिलती है लाइव परफॉर्मेंस में. बिल्कुल. फॉर अ लाइव म्यूजिशियन टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग ऑन द किट other than just the drums is very important. Okay. क्योंकि अब हाई हैट का माइक कई लोग तो अगर स्पेशली एंट्री लेवल गिग्स जब बजा रहे होते हैं तो वो वेंडर्स तो खुद ही आ जाते हैं, साउंड इंजीनियर होता ही नहीं है. Okay. कभी कभी टू अंडरस्टैंड हाउ यू शुड एक्चुअली माइक योर हाई हैट्स, और मतलब स्नेयर पे ठीक है माइक घिर रहा है, क्यों घिर रहा है, कैसे उसको, या अच्छा ये रिंग इतना ज़्यादा रिंग आ रहा है यहाँ पे. Exactly. कभी कभी यहाँ पे इट साउंड्स फाइन टू यू, बट माइक में जब पीए पे जा रहा है तो और खराब लगता है. बहुत ज़्यादा रेजोनेंस आती है. हाँ, रेजोनेंस आती है. हाउ टू कट दैट रेजोनेंस, हाउ टू मेक श्योर दैट देयर इज लाइक योर ओवरहेड्स साउंड अ सर्टेन वे. एग्जैक्टली. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे ओपिनियन में. और तो म्यूजिशियन को अगर उस चीज़ की समझ होगी तो आपकी साउंड टोटलिटी में एनहेंस हो जाएगी. बिल्कुल, बिकॉज यहाँ जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोर्स is very important. Once you understand how good your source can sound here, then your sound engineer's job becomes easier. Okay. पहले तो, but you will never understand that if you're used to playing an instrument which doesn't sound great. Exactly. वो it's a very mutual, It's a very organic process and step by step process, but it's also a very give or take relationship with your sound engineer especially, and with the band. If the kit sounds good and you're able to make the kit sound really good, then whatever translates into the mics will sound great outside. Definitely. And you can use the mics to make it sound even better if you want. So mics की बात जब हो रही है तो आपका favorite drum mic kit कौन सी है? Again, like I said, not a gearhead, but the best results I've had have been with Audix. I have 2 little Audix M5 Benzel mics, and I have one D6 which I still use on my kick. I don't have, मैं होम स्टूडियो में ज़्यादा फैंसी मैं कुछ लगाता नहीं, लेकिन जिन 3 माइक्स में मुझे तो स्टेज पर डू यू प्रेफर एनी पर्टिकुलर, you tell the sound vendors कि मेरे को यही माइक्स चाहिए, या anything decent can work? My sound engineer, I trust my sound engineers with all my heart. क्यों, and उस लेवल पे पहुंच चुका हूँ अब कि मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं अब साउंड इंजीनियर्स के साथ ही काम करता हूँ, जो मेरे साथ बहुत देर से. आप अपने म्यूजिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं? I focus on making this sound good, and I let the tech stuff go to the professional. क्योंकि मैं जब घर पे भी प्रोड्यूस करता हूँ, कंपोज करता हूँ, तो मैं एक बहुत सिंपल सेटअप पे करता हूँ. I play all the instruments, I compose onto Logic, and I produce on Logic. It's not really about the gear for me. और अगर मुझे लग रहा है कि कुछ lacking है, I'll call a professional. So I'll say, okay, I want the bass in the song needs to sound better. I'm going to call a good bass player who has a great bass into good preamps,
at a good studio. And then वो record कर देता हूँ मैं. Exactly. Or I'll get in touch with someone who already has all that equipment so that I don't have to take them to a studio. So I've always believed that I'd rather focus on really learning one thing very well instead of constantly trying to, I don't know, it wasn't a calling. वो कभी-कभी किसी subject में और ज़्यादा pull हो जाते हैं लोग, किसी subject में नहीं. Tech has not been the most Enticing thing for you. yeah, to constantly keep going and looking. But when I find something I love it. Okay. So, lastly, what advice would you like to give to young musicians, who are trying to enter अभी इंडस्ट्री में, चाहे म्यूजिक में जाना चाह रहे हैं या म्यूजिक प्रोडक्शन में जाना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंसेज में जाना चाह रहे हैं, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? Practice a lot because competition तो बहुत सारा है जी. और कभी पता नहीं होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी कब मिले और उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा रेडी रहना होता है. That's number 1. Number 2 is practice smart. Always know what your game plan is. So don't just blindly practice. You should have goals. Like any job, there should be a 2-week plan, 3-month plan, 1-year plan. Okay. And keep expanding on that. Don't just practice 50 things at once. Practice at getting good at one thing and extracting as much as you can from that. Yes. That's I'd say that's the musical side of things. As far as professionally and just career-wise goes, diversify, play with as many people as possible, and make sure that you're not throwing all your eggs into one basket. क्योंकि बहुत सारे musicians को लगता है कि अच्छा ठीक है अभी के लिए बजा रहा हूँ ये तो इसमें अभी पैसे आ रहे हैं तो ये बढ़ता रहेगा, बेटर होता रहेगा, लेकिन वो tricky है. It's like any unfortunately music is not the most stable industry. Exactly. You have to be prepared, Constantly reinvent yourself and absolutely constantly reinvent, adapt new technology, adapt new techniques, adapt to the people who are playing around you. Make sure that you're versatile enough to be able to play with anyone, and also just keep learning. मेरे लिए वो बहुत important है क्योंकि as a composer now, after years and years of playing drums, that voice needed to come out somewhere. Exactly. And during COVID especially, and just before COVID, I taught myself how to play guitar, I taught myself how to play bass. Unfortunately, no formal training yet, but I want. And again, just being able to absorb as much as you can is very important, because being rigid as a musician is the worst thing you can do. कि मैं सिर्फ अब drums पे focus करने वाला हूँ, but if you get a chance to play with an incredible tabla player or sitar player, why not? Yes, You have to learn to speak their language. You have to know when how they're counting. वो counting systems, kona calls वगैरह इतना complex होता है. जी. All of that I think is just very important to keep growing and keep learning. And just Very interesting. So thank you so much for Thank you. sparing time out, and we really appreciate that. No, thank you so much. I had a great time. And I just wanted to end by saying that firstly, I think what you're doing here is incredible. I think this is Thank you great. so I think much. Lots of people should tune into, should also be aware of the fact that music is not the most, it's one of the most rewarding industries ever. मतलब अगर if you're lucky enough to become a professional musician, it's so wonderful, but it's also very difficult. Of course. Like any career, it's very difficult. But like any career, if you're really good at what you do, you will stand out and you will grow. And don't be afraid to be more than one thing. Like I said, I'm not just doing music all the time. There are other things I'm doing. So if you do have to finish your education first, it's not the end of the world. If you do have to have a day job for the time being and juggle a gig, it's fine, do it. But find ways to make it viable for you, and then have a game plan. I think that's the most important thing. कि एक अगर game plan है कि मुझे 1 साल में यहाँ तक पहुँचना है तो पहुँच के ही रहो. I think that's really important. Thank you so much. Thank you for having me. तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एज अ म्यूजिशियन कंटिन्यूसली आपको अपने आप को रीइन्वेंट करना है, नई नई चीज़ें सीखनी है, और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. अगर आपको हमारी पॉडकास्ट अच्छी लग रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।